द मेथड अप्लाइड फॉर ड्राइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज, जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन को बनाने के लिए उसे हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड कहते हैं। ये बात हम डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिग्रेशन इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स वाई इज गिवन बाय दिस, ये है जी रिग्रेशन इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज, अच्छा जी कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ ना हो। तो अगर हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, क्योंकि ये वेरिएबल है एक्स और वाई और इसने हमें नहीं बताया कि एक्स ऑन वाई है, ये वाई ऑन एक्स है, तो हम कहेंगे कि ये वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन है जिसमें वाई एक तरफ होगा और बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ। तो हम कहेंगे 2x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y मैं इधर ही रहने दूंगा 3y, तो उधर जाके 4 भी -4 हो जाएगा और 2x भी -2x हो जाएगा। और जब मैं y की बात करूँगा तो दैट विल बी इक्वल टू 4/3 - 2/3x। तो क्योंकि b हमारा नेगेटिव आ रहा है तो मैं r के बारे में भी यही कह सकता हूँ कि r भी नेगेटिव आएगा। जब तक हमारे पास ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगी सारी जिनको यूज़ करते हुए हमने ये रिग्रेशन इक्वेशन बनाई है, उस वक्त हम r की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जो r का साइन है वो हमें पता चल जाएगा कि दिस विल बी नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिग्रेशन लाइन x इज इक्वल टू 31/6 - y/6। तो ये है जी रिग्रेशन लाइन x ऑन y, x इज डिपेंडेंट अपॉन y। आपको पता है कि x ऑन y इस तरह से होता है कि x अलग होता है और c + b y दूसरी तरफ होता है। तो दिस इज रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है जी दैट इज ऑप्शन बी। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज पॉजिटिव, अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पॉजिटिव होगा तो r के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो उसका साइन क्या होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। तो हमने कहा था कि r पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव हो, जो मर्जी हो, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो उसने कहा है कि वर्क बैक करें। हमने कहा कि r क्योंकि स्केयर करते हैं तो फिर r स्केयर आता है, तो r जो मर्जी हो लेकिन आर स्केयर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उसने कहा कि अगर आर स्केयर पॉजिटिव है तो बताएं आर के बारे में क्या। तो हम कहेंगे ये कुछ भी हो सकता है, माइट भी यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इन बोथ केसेस द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पॉजिटिव ही आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग आर इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड, i.e. इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग आर एक्स वाई इफ वी कैलकुलेट आर वाई ऑन एक्स देन व्हाट विल बी द आंसर। तो हमें पता है कि आर एक्स ऑन वाई कैलकुलेट कर लेंगे, आर वाई ऑन एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों सेम ही होते हैं, सेम आंसर आता है क्योंकि इन दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.78 एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू -0.45 देन आर स्केयर इज इक्वल टू, आपने आर स्केयर कैलकुलेट करना है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आर स्केयर हमेशा हमारा पॉजिटिव आता है +0.351। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.7, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर की बात हो रही है, ये 0.7 है। देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर, अच्छा जो उसने इंटरप्रिटेशन पूछी है वो उसने आर स्केयर की पूछी है, अनअकाउंटेड फॉर वेरिएशन। तो सबसे पहले तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करूंगा विच विल बी इक्वल टू आर स्केयर विच इज इक्वल टू 0.49। तो यानी कि 49% वेरिएशन इज अकाउंटेड फॉर एंड 51% वेरिएशन इज अनअकाउंटेड फॉर, राइट। तो उसने पूछा है कि कितनी वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर है, कितनी वेरिएशन के बारे में आपको नहीं पता, आप उसको अकाउंट नहीं कर पा रहे हैं अनअकाउंटेड फॉर, तो दैट इज 51% वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ आर इज इक्वल टू 0.8 मींस दैट 80% वेरिएशन इन वाई इज ड्यू टू एक्स, राइट। अब देखें ये फिर उसी तरह से उसने आर दिया है और इंटरप्रिटेशंस में वो आपसे आर स्केयर की इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आर से आर स्केयर कैलकुलेट करेंगे। तो आर अगर 0.8 हो तो आर स्केयर होता है जी 0.64 यानी कि 64% वेरिएशन इज ड्यू टू वाई एंड 36% वेरिएशन इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो ऑप्शंस में देखते हैं 80% वेरिएशन इन वाई इज ड्यू टू एक्स, नहीं, परसेंटेज गलत लिखी हुई है। 20% गलत लिखी हुई है। 64% वेरिएशन इन वाई इज ड्यू टू एक्स, ये बात ठीक लिखी हुई है। 64% आंसर आता है ना आर स्केयर का। तो आर स्केयर इज द वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा जी, डी है जी 36% वेरिएशन इन वाई ड्यू टू एक्स, नहीं 36 नहीं है, ये 64% वेरिएशन है वाई में एक्स की वजह से। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देयर इज 25% डेविएशन इन वाई ड्यू टू एक्स कोएफिशिएंट। उसने हमें आंसर बता दिया है 25% डेविएशन इन वाई इज ड्यू टू एक्स। इसका मतलब ये है कि अकाउंटेड फॉर जो डेविएशन है वो 25% है, तो फिर अनअकाउंटेड फॉर डेविएशन कितनी होगी, अनअकाउंटेड फॉर वेरिएशन कितनी होगी जी 75%। अच्छा जी, तो आपका आर स्केयर है 25% और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर पूछा है कि बताएं कितना होगा। अगर आर स्केयर हो 25% तो आर कितना होगा ये उसने आपसे पूछा है। तो आर कैसे कैलकुलेट होगा, आर स्केयर का स्केयर रूट ले लें, 25% का जब हम स्केयर रूट ले लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 50%, राइट जी बिल्कुल। जब हम लोग 0.25 का स्केयर रूट लेंगे तो मेरे पास आंसर बड़ा आ जाएगा। नॉर्मली होता ही है कि जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो आंसर छोटा आता है ना। फॉर एग्जांपल 4 का स्केयर रूट लिया तो 2 आ गया, 2 4 से छोटा है। लेकिन जब हम पॉइंट्स की वैल्यूज का स्केयर रूट लेते हैं 0.25 का, जैसे मैं स्केयर रूट ले रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर 0.5 आएगा, उससे बड़ा आएगा। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ जो मेरे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो है +5 -5 बोथ ए एंड बी। अच्छा, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में
रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं, ए भी पॉसिबल है बी भी पॉसिबल है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा हमारा प्लस 0.5 आएगा, मैं ये कहूँगा कि बी ए और बी दोनों पॉसिबल हैं, +5 भी आ सकता है -5 भी आ सकता है। ठीक है जी। हाँ, अगर वो मुझे साथ में कहता कि बी इज़ नेगेटिव तो फिर मैं कहता कि हाँ जी हमारा जो करेक्ट आंसर है डैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है और आर मैंने अभी कैलकुलेट किया तो वो 0.5 निकला है। सही है जी। तो क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे क्योंकि रिलेशनशिप नहीं बताया हुआ था इसलिए मैं ये कहूँगा कि -0.5 और +0.5 दोनों पॉसिबल हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। ए कंप्यूटर ऑपरेटर कैलकुलेटेड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम 7 पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग सम। 7 नंबर ऑफ पेयर्स हैं और उन 7 पेयर्स से रिलेटेड जो सम्स हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन उन सम्स में हुआ ये है, इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट एट द टाइम ऑफ चेकिंग ही हैड कॉपीड डाउन 2 पेयर्स 70 72 एंड 71 69। उसने 2 पेयर कॉपी कर लिए 70 और 72 और दूसरा जो पेयर था 71 69, वाइल द करेक्ट पेयर्स वर 60 70 एंड 70 65। 2 गलतियां उसने कर दी, एक पेयर था 60 70 उसको लिख दिया 70 72 और एक पेयर था 70 एंड 65 उसको उसने लिख दिया 71 एंड 69, राइट। तो ये 2 गलतियां कर दी हैं उसने इस डाटा सेट में। ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला देखता हूं कि क्या है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला मुझे पता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू आर, ये होता है जी n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद इनका लेते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, समेशन एक्स भी है, समेशन वाई भी है, समेशन एक्स वाई भी है, समेशन एक्स स्क्वायर भी है, समेशन वाई स्क्वायर भी है, सारा कुछ है, लेकिन इन सब में एक एक गलती है। तो इस गलती को ठीक करने के लिए रूल यही होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का कि आपके पास जो भी वैल्यू है उसमें से गलत वैल्यूज आपने ऐड की हुई हैं तो वो माइनस कर दें, और माइनस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बच जाएगी उसमें करेक्ट वैल्यूज ऐड कर दें, राइट। सो सबसे पहले मैं समीशन एक्स को करेक्ट करता हूं, करेक्टेड समीशन एक्स। हमारे पास इनकरेक्टेड समीशन एक्स क्या है जी, 476। इसमें से मैं माइनस करूंगा वो जो रॉन्ग वैल्यूज थी। रॉन्ग वैल्यूज कौन कौन सी थी, मैं रॉन्ग वैल्यूज को रेड से हाईलाइट कर देता हूं, ये वाले 2 रॉन्ग पेयर थे, और जो करेक्ट पेयर थे उनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं। तो रॉन्ग पेयर में से 70 इसमें ऐड हुआ होगा, क्योंकि पेयर जब आते हैं तो पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, तो 70 इसमें ऐड हुआ होगा, वो मैं माइनस कर देता हूं। सिमिलरली दूसरे रॉन्ग पेयर में से जो 71 यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी इसमें ऐड हुआ होगा, वो मैं माइनस कर देता हूँ, और फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगा करेक्ट पेयर्स के एक्स 60 + 70, तो मेरे पास करेक्टेड समीशन एक्स कितना आएगा जी, 465। सिमिलरली करेक्टेड समीशन वाई अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास इनकरेक्टेड समीशन वाई कितना है जी, 483। इसमें से मैं माइनस करूंगा वाई ऑफ रॉन्ग वैल्यूज 72 और 69, 72 - 69, और ऐड करूंगा करेक्ट वाई ऑफ करेक्ट पेयर्स, तो मैं इसमें से ऐड कर दूंगा 70 और फिर उसमें 65 ऐड करूंगा, तो मेरे पास करेक्टेड समीशन वाई कितना निकलेगा जी, 477। सिमिलरली करेक्टेड समीशन एक्स वाई कैसे कैलकुलेट होगा, मेरे पास इनकरेक्टेड समीशन एक्स वाई कितना है, 32,864, तो इसमें से मैं माइनस करूंगा इनकरेक्टेड समीशन एक्स वाई, यानी कि मैंने क्या किया होगा, 70 को 72 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया होगा ना, तो मैं अब 70 को 72 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा, तो जो सबसे पहले जो मैं वैल्यू माइनस करूंगा डैट विल बी इक्वल टू 70 - 72, राइट। क्योंकि समीशन एक्स वाई में दोनों ऑब्जर्वेशन आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड हुई थी, तो माइनस करते वक्त भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। सिमिलरली जो दूसरी गलत वैल्यू है वो भी मैं इसी तरह से इसमें से माइनस करूंगा, विच विल बी इक्वल टू 71 69। इन दोनों वैल्यूज को मैं माइनस करूंगा और फिर इसमें मैं ऐड करूंगा करेक्ट ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट, तो 60 × 70 ये ऐड करना है, और फिर इसमें ऐड करना है 70 × 65, तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 31,675, राइट। सिमिलरली जब आप करेक्टेड समीशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपके पास देखिए इनकरेक्टेड समीशन एक्स स्क्वायर कितना है, 32,396, इसमें से माइनस करेंगे रॉन्ग वैल्यूज के x का स्क्वायर। क्यों भला, क्योंकि इसमें x का स्क्वायर ऐड हुआ था, तो मैं पहले 70 का स्क्वायर माइनस करूंगा और फिर जो दूसरी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है 71 का स्क्वायर माइनस करूंगा और इसमें ऐड करूंगा व्हाट, करेक्ट वैल्यूज का 60 का स्क्वायर, और फिर इसमें ऐड करूंगा करेक्ट वैल्यूज का 70 का स्क्वायर, तो मेरे पास जो करेक्टेड आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 30955, राइट। अच्छा जी, इसी तरह से आप करेक्टेड समीशन y कैलकुलेट करेंगे। करेक्टेड समीशन y अब आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है, और उसके बाद जब आप इसको इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा r का डैट विल बी इक्वल टू -0.24, राइट। तो इस तरह से जो रॉन्ग वैल्यूज हैं वो माइनस कर देंगे
और जो करेक्ट वैल्यूज़ हैं वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास करेक्टेड समेशन एक्स और समेशन वाई और बाकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। फिर मैं करेक्टेड वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जी। दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू स्कैटर डायग्राम। तो क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफ स्कैटर डायग्राम, इफ इट इज सीन दैट द पॉइंट फॉलो क्लोजली ए स्ट्रेट लाइन, it indicates that the two variables are to some extent linearly related। अगर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द हैं तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरम्यान में लीनियर रिलेशनशिप है। और अगर पॉइंट एक कर्व के इर्द गिर्द प्लॉटेड हैं तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों के दरम्यान में नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। और हमने कहा था कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप तो क्योंकि हम पढ़ते नहीं है इसलिए हम सिर्फ रिलेटेड लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसीजर विच सेलेक्ट the particular line from for which the sum of square of vertical distance from the observed point to the line is small as possible। ये बात बड़ी डिटेल से हम कर चुके हैं। इसे हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड कहते हैं, राइट, लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। कोरिलेशन कैन बी डिटरमिन्ड बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स। नहीं जनाब, सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान में ही कोरिलेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मोर देन टू वेरिएबल्स कैन बी ड्रॉन ऑन स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम पे हम सिर्फ दो वेरिएबल्स ड्रॉ करते हैं क्योंकि वो हमारे पास टू डायमेंशनल प्लॉट होता है। तो एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं वो एक्स एक्सिस पे चला जाएगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पे चला जाएगा एंड देयर विल बी नो अदर वेरिएबल, राइट। तो ऑप्शन बी इज सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। इफ द प्लॉटेड डॉट्स आर क्लोज टू द रिग्रेशन लाइन देन इट मींस दैट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हम बात कर चुके हैं स्कैटर डायग्राम के अंदर इंटरप्रिटेशंस में कि अगर पॉइंट्स लाइन के ज़्यादा पास होंगे, उनका डिस्टेंस कम होगा तो हम कहेंगे कि उनके दरम्यान में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप है। तो कितनी स्टेटमेंट्स ठीक हुई हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट ठीक हुई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। ठीक है जी। तो अब आपको बहुत क्लियरली अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एग्जामिनर इस चैप्टर में से किस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है। ये ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपको एक तो कैलकुलेशंस आनी चाहिए, दूसरा कैलकुलेशन के अलावा कॉन्सेप्ट भी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड जब क्वेश्चंस होते हैं तो फिर एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा लिबर्टी आ जाती है, बहुत ज़्यादा आज़ादी आ जाती है। वो किसी भी कॉन्सेप्ट में से किसी भी लेवल का कोई भी सवाल बना के पूछ सकता है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हर चीज़ को बहुत डिटेल से पढ़ा जाए ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रह भी जाए तो वो क्वेश्चंस में डिस्कस हो जाए। ठीक है जी। अगर कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।